हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। ठीक है मित्र, लगातार आपने शब्दावलियाँ देखा। शब्दावलियाँ आपने सिंध घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल से लेकर मौर्यकालीन व्यवस्था तक और मौर्यकालीन व्यवस्था से लेकर आपने उत्तर वैदिक काल, मौर्योत्तर वंश, गुप्तकालीन और दिल्ली सल्तनत संबंधित प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे शब्दावलियों को आपने देखा। मित्र, ये सारे शब्दावलियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका आएगा, इस वीडियो के बाद जो अगली बार हम शब्दावलियाँ पेश करेंगे वो मुग़ल वंश से संबंधित शब्दावलियों को पेश किया जाएगा। बट आज जो आपके सामने वीडियो रखा गया है ये वैदिक काल संबंधित अवधारणात्मक तथ्यों के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे 2 टाइप के वीडियो होंगे, एक वन लाइनर टाइप के वीडियो होंगे, ठीक है, तथ्य के रूप में, और दूसरा जो होगा वह अवधारणात्मक तथ्य के रूप में वीडियो बनेगा। तो जो शब्दावलियाँ वगैरह था आपने उसको वन लाइनर के रूप में देखा था। आज जो आप देखेंगे ये अवधारणात्मक तथ्यों के रूप में आज आप वीडियो देखने जाने वाले हैं। ठीक है, तथ्य के रूप में। हाँ, ये जो वीडियो है ये आपके जो अवधारणात्मक तथ्य संग्रह वाला वीडियो है, ये पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेंस एवं प्री दोनों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइए मित्र, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वैदिक काल की स्थिति में उनका भौगोलिक विस्तार क्या था, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, और वैदिक काल किस प्रकार से सिंध घाटी सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, वैदिक काल किस प्रकार से सिंध घाटी सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न थी, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए, पहली बार जो पहला हेडिंग यहाँ पे लिखा गया वो क्या है, भौगोलिक विस्तार। ठीक है मित्र, तो हम ये जानते हैं कि देखिए, अगर आपको इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करना है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर में जो चीज़ भी आप पढ़िए वो कौन है, उनका विस्तार कहाँ पे है, क्यों आए थे, कैसे आए थे और उनका कार्य क्या था। ये आप अपने मन में क्वेश्चन हमेशा बना के लेके चलेंगे तो आपके अंदर एक तरीके से क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने की क्या होगी, जिज्ञासा होगी। ठीक है मित्र, तो जैसा कि सिंध घाटी सभ्यता के बाद अगर हम अध्ययन करते हैं तो वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं, और वैदिक काल का जो कालखंड है इसको आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत मानता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आदि ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि लिखित साक्ष्य इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन ये साक्ष्य पढ़ने योग्य नहीं होते हैं, जिसके अंदर सिंध घाटी सभ्यता और वैदिक काल की व्यवस्था को रखा जाता है। सिंध घाटी सभ्यता के बारे में मैंने अध्ययन कर लिया था और आज जो टॉपिक अध्ययन करना है वह है वैदिक काल की व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि इसके पहले कुछ लोगों ने कहा था, जैसे कि मैक्स मूलर ने कहा था कि सिंध घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था वो आर्यों के आने के कारण हुआ था, बट तमाम लोगों का इस पर अपना अपना विचारधारा है। ठीक है, तो सिंध घाटी सभ्यता के बाद जो अगला ऐतिहासिक क्रम में चैप्टर आता है वह वैदिक काल के क्रम में चैप्टर आता है। तो हम जानते हैं कि ये वैदिक काल सभ्यता की नींव डालने वाले कौन थे। तो वैदिक काल की सभ्यता की नींव डालने वाले जो हैं वह कौन थे, वह आर्य लोग थे। कौन लोग थे, आर्य लोग थे। अब ये सवाल उठता है कि ये आर्य होते क्यों। तो मित्र ये जान लीजिए, आर्य का मतलब एक शब्द होता है जिन्हें हम श्रेष्ठ कहते हैं, और भारत को एक तरीके से आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति या सनातन धर्म की जो बात की जाती है इन्हीं आर्यों के द्वारा रचित की गई थी, इन्हीं आर्यों के द्वारा रचित की गई थी। कुछ लोगों का मत था कि ये बाहर से आए हुए थे और कुछ लोगों का मत था कि ये यहीं पर थे। ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये यहीं के निवासी ही थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी तक ये एक विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक काल क्रम में अगर हम जाएंगे तो मुझे ये पता चलता था कि ये जो आर्य आए हुए थे ये मध्य एशिया से होकर आए थे। कहाँ से आए हुए थे मित्र, मध्य एशिया से आए हुए थे। और इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमको 1400 BC में
एक प्राप्त मध्य एशिया में अभिलेख था जिसका नाम था बोगाजकोई अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख से मुझे पता चलता है कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे। ये किसका कहना है? मैक्स मूलर का कहना है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे और विचारक हैं जो ये कहते हैं कि ये आर्कटिक सागर से आए हुए हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि ये तिब्बत से आए हुए हैं, और कुछ लोग कहते थे ये यूरोपियन से आए हुए थे। तो आइए देख लेते हैं कौन कहा था। देखिए, आर्कटिक सागर से यानी कि आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले आर्य के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये जो आर्य आए हुए थे ये आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे। जबकि लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि ये जो आर्य आए हुए थे ये तिब्बत से आए हुए थे, और यही बात स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जो आर्य आए हुए थे वो तिब्बत से आए हुए थे। लेकिन जो विलियम जोन्स था, विलियम जोन्स मित्र वही विलियम जोन्स जो एक तरीके से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया हुआ था, और जो एक तरीके से चंद्रगुप्त के अभिलेख को पढ़ने वाला था वो विलियम जोन्स ही था, और जिसने तमाम प्रकार के गीता का और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करवाया था। ठीक है, यही विलियम जोन्स कहता है कि जो आर्य थे ये यूरोप से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? यूरोप से आए हुए थे। लेकिन मैक्स मूलर का कहना था कि जो आर्य आए हुए थे ये मध्य एशिया से होकर आए थे। तो अलग अलग आप देखते होंगे कि अलग अलग बुद्धिजीवी व्यक्तियों का अपना अलग अलग कहना था, लेकिन एट लास्ट में मैक्स मूलर को प्रासंगिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्स मूलर को प्रासंगिकता इस आधार पर दी जाती है क्योंकि इस बात की जानकारी बोगाजकोई अभिलेख से मिला हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा गया है कि इतिहास जानने के स्रोतों में सबसे प्रामाणिक साक्ष्य अगर किसी को माना जाता है तो वह अभिलेख को माना जाता है। क्लियर? तो इस आधार पर देखेंगे तो मैक्स मूलर यहाँ ज़्यादा प्रासंगिक सिद्ध होते हैं। ये बात होगी आर्यों के आवागमन के संदर्भ में बात होगी। आइए देखते हैं आर्यों के भौगोलिक के विस्तार के रूप में। तो देखिए मित्र, जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। कितने भागों में बांट के देखते हैं? दो भागों में बांट के देखते हैं। एक प्राचीन वेद यानी कि जिसको हम ऋग वैदिक काल के संदर्भ में जानते हैं, और दूसरा जो है वह है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी था, और जो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड था वह था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी था। दोनों टाइम के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ये चीज़ें अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, बट यहाँ पे जान लीजिए कि इनका कालक्रम का कालखंड कैसा था। ठीक है मित्र, तो देखिए उत्तर वैदिक काल तक के अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात कर लें तो देखिए दो संदर्भ में आपको यहाँ पे याद करना होगा। एक हम यहाँ पर ऋग वैदिक संदर्भ में बात कर लेते हैं मित्र, एक हम यहाँ पर ऋग वैदिक संदर्भ के बात कर लेते हैं, और एक यहाँ पे हम उत्तर वैदिक के संदर्भ में बात कर लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो ऋग वैदिक की अगर हम बात करें, ऋग वैदिक काल की अगर संदर्भ में हम बात करें मित्र, तो इनका भौगोलिक विस्तार जो था ये ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ही था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का मतलब कि आर्य का जो विस्तार था, एक क्षेत्र पड़ता है मित्र, उसको कहा जाता है, उसको जो एक क्षेत्र पड़ता है उसको कहा जाता है सप्त सैंधव। तो मित्र ये जो सप्त सैंधव शब्द यूज किया गया है ये इनके लिए ही यूज किया गया है। सप्त सैंधव तक इनका विस्तार था। सप्त सैंधव का मतलब ये हुआ कि जो उत्तर पश्चिम में नदियाँ पड़ती हैं वो 7 नदियों तक ही इनका विस्तार हुआ था। नदियों तक ही क्यों विस्तार हुआ था? क्योंकि मित्र उस समय उद्योगों का खोज नहीं हुआ था, लोगों का ज़्यादातर जीवन कृषि और पशुपालन पर निर्भर होता था, इसलिए संस्कृतियाँ ज़्यादातर नदियों के किनारे ही बसती थी क्योंकि उनकी मैक्सिमम आवश्यकताएँ वहाँ से पूर्ति हो जाती थी, और प्लस खतरनाक जानवरों से सुरक्षा भी हुआ करता था नदियों के किनारे के रहने की वजह से। तो सप्त सैंधव के बारे में समझते हैं। सप्त सैंधव का मतलब कि 7 नदियाँ। 7 नदियों के संदर्भ में अगर हम सिंधु नदी को देख लें, झेलम नदी को देख लें, रावी नदी को देख लें, चिनाब नदी को देख लें, इसके अलावा ब्यास नदी को देख लें और सतलज नदी को देख लें। एक मित्र उस समय और नदी थी, उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम था सरस्वती। यानी कि जो मैंने अभी आपको नदी बताई थी उसके अलावा एक सरस्वती नदी या इसी नदी को उस समय घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घग्गर नदी की बात हो रही है, घाघरा नदी की बात नहीं हो रही थी। तो सरस्वती एक 7वीं नदी भी थी उत्तर पश्चिम
में जो सिंधु, आज तो वर्तमान में ये सारी नदियां हैं, सिंधु नदी भी है, झेलम नदी भी है, रावी नदी भी है, चिनाब नदी भी है, ब्यास नदी भी है, सतलज नदी भी है, लेकिन सरस्वती नदी और घग्गर नदी इस समय है नहीं मित्र। ये सप्त सिंधुओं में एक ऐसी नदी थी जो विलुप्त हो गई थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इन सप्त सिंधु नदियों में कौन सी नदियां विलुप्त हो गई, या उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसका क्रम बताइए। तो सप्त सिंधु नदी में ये नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई थी। यहाँ तक भी क्या नाम है, आर्यों का क्या था, आर्यों का निवास स्थल था, या तो इनका एक भौगोलिक विस्तार था, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इनसे कहीं ज़्यादा था। जैसे त्रिभुजाकार में मैंने 4 नगर स्थलों को रखकर आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो उससे यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा इनका कम भौगोलिक विस्तार था, ये 7 नदियों तक ही इनका भौगोलिक विस्तार था। लेकिन मित्र अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो इनका विस्तार अगर देखेंगे तो इनका विस्तार एक तरीके से मित्र विंध्य पर्वत तक चलाया था। कहाँ तक चलाया था, विंध्य पर्वत तक विस्तार हो चुका था उत्तर वैदिक काल में आते आते, यानी 600 BC में एक तरीके से देखें जो आर्य लोग थे ये विंध्य पर्वत तक अपना पूरा एक तरीके से विस्तार कर लिए। कुछ विचारकों का कहना यह भी था कि इनका विस्तार कृष्णा नदी तक भी हो चुका था। लेकिन एक शब्द जरा थोड़ा सा याद करिए, मैंने एक इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि जिस समय भारत में वैदिक काल का कालखंड उत्तर काल में था, यानी कि उत्तर भारत में था, उस समय दक्षिण भारत में कैसे स्थिति थी। तो इस समय दक्षिण भारत की जो स्थिति चल रही थी मित्र, वो महापाषाण काल की चल रही थी। और महापाषाण काल का जो युग था वो एक तरीके से कह सकते हो कि उनका जीवन जो कल्चर था वो आदिमानव की तरह हुआ करता था। बट उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सभ्य प्राणी थे। हाँ, लेकिन ये थे उतने सभ्य प्राणी नहीं थे जितने कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय थे। अभी मैं इसको तुलना करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इनका विस्तार जो था सप्त सिंधुओं तक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका विस्तार कहाँ तक हो गया था, विंध्य पर्वत तक हो गया था। यानी कि एक तरीके से जो आपकी अन्य और सारी नदियाँ हैं, जैसे कि आप चंबल संबंधित तमाम प्रकार की नदियाँ ले लो, यमुना नदी ले लो, गंगा नदी ले लो, इनके जो एक तरीके से तंत्र की अगर बात कर लो, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र तो आप देख ही लियो। सिंधु नदी तंत्र तक तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार था, लेकिन गंगा नदी तंत्र में अगर आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार हो चुका था और उनका वैदिक काल में। तो यानी कहने का मतलब ये पूरे उत्तर भारत में आर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिए हुए थे। तो ये बात हो गई मित्र इनका भौगोलिक विस्तार और इनके आने के संदर्भ में। अब आइए हम देखते हैं जो अगली चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं कि राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में देख लेते हैं मित्र, राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में देख लेते हैं। आइए देखिए, राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में अगर हम बात कर लेते हैं मित्र तो इनकी राजनीतिक स्थिति कैसे थी। तो राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान में रखिए, इनमें जो एक क्षेत्र का पद सोपानिक क्रम के रूप में था, इकाई के रूप में था, तो आज भी आपकी इकाई दी जाती। तो इनकी जो इकाई के रूप में थी वो ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये मानी जाती है कि ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे छोटी इकाई के रूप में थी वो कुल थी। क्या थी मित्र, कुल थी। इसके बाद यहाँ पे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी, ग्रामीण थी, ठीक है, ग्रामीण थी। फिर इससे बड़ी इकाई जो होती थी वो क्या होती थी, 20 हुआ करती थी, 20, ठीक है। और इससे बड़ी इकाई जो हुआ करती थी वो जन हुआ करती थी। यानी कि आज के संदर्भ में जन को हम क्या मान लेते हैं, देश मान लेते हैं। आज जन के संदर्भ में हम क्या मान लेते हैं, देश मान ले या राष्ट्र मान ले, ठीक है मित्र। तो यही एक तरीके से क्या हुआ, जन के रूप में सबसे बड़ी इकाई के रूप में जानी गई। देखिए मित्र, हुआ क्या कि जब मानव आया हुआ था तो बहुत ज़्यादा तो सामूहिक तो था ही नहीं। उन्होंने धीरे धीरे परिवार बनाया, परिवार से धीरे धीरे उन्होंने कबीले का निर्माण करवाया और कबीले से धीरे धीरे वो अपने बड़े समूह का निर्माण किया और कबीले कई मिलकर आपस में क्या बन गए, जन मिल गए और जन आपस में कई मिलकर क्या बन गए,
जनपद मिल गए। और इसी तरीके से महाजनपद के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आज एक पूरे भारत राष्ट्र का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ती चली जाएगी और जनसंख्या के साथ साथ समाज जटिल भी होता चला जाएगा। तो नाम में भी परिवर्तन, स्थान में भी परिवर्तन आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार को लिया जाता था, फिर उससे बड़ी ग्रामीण हुआ करती थी, उससे बड़ी विश्व हुआ करती थी और उससे बड़ी क्या हुआ करती थी, जन हुआ करती थी। तो जन का जो हेड होता था उसको जनपति कहा जाता था, विशेष का जो हेड हुआ करता था उसे विषयपति कहा जाता था। ठीक है, नाम से पूरा स्पष्टीकरण हो जाता है। अगला हम देख लेते हैं मित्र कि इनमें जिस तरीके से आज अगर आप बात कर लेते हो कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए कि सबसे बड़ी संस्था कौन है, तो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे बड़ी संस्था संसद है। हमारे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे बड़ी संस्था क्या है, सिस्टम संसद है। लेकिन उस समय भी एक अपना सिस्टम हुआ करता था, उस समय एक संगठन हुआ करता था। जैसे अथर्ववेद में कहा गया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हुआ करती थी। जी हाँ, अथर्ववेद के अनुसार प्रजापति में 2 पुत्रियां हुआ करती थी और वो 2 पुत्रियां का नाम वहाँ पे दिया गया था मित्र, एक सभा नाम दिया गया था और एक समिति नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये सभा और समिति क्या है अपने आप में। सभा और समिति एक तरीके से, जिस तरीके से आज लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में बात की जाती थी, उसी तरीके से उस समय प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति को अगर हम मान लेते हैं संसद के रूप में ले लेते हैं तो उसके 2 पार्ट हुआ करते थे, एक सभा और एक समिति। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ये सभा होती थी मित्र, ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा। ये जो सभा होती थी, इस सभा में विशिष्ट व्यक्ति आते थे। कौन व्यक्ति आते थे मित्र, यहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति आते थे। इसमें हम विशिष्ट व्यक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसमें संख्या इनकी अधिक होती थी, जबकि समिति की अगर हम बात कर लें तो इसमें साधारण व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या यहाँ पे क्या होती थी, कम होती थी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जस्ट थोड़ा क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। समिति एक तरीके से लोकसभा के रूप में कार्य करती थी और सभा जो काम करती थी वो एक तरीके से किस रूप में काम करती थी, राज्यसभा के रूप में काम करती थी। लेकिन संख्या के आधार पर अगर अधिक देखेंगे तो लोकसभा, लेकिन अगर विशिष्ट व्यक्तियों के आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक ही संस्था में 2 क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं, दोनों में अपने आप में राज्यसभा लोकसभा देखने को मिल जाते हैं। समझ में आ रही ना बात। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। सभा में विशिष्ट व्यक्ति होते थे जिनमें संख्या अधिक होती थी, जबकि समिति में संख्या कम होती थी और इसमें साधारण व्यक्ति भाग लेते थे। ठीक है, और राज्यसभा में जैसा कि आप जानते हैं योग्य व्यक्ति भाग लेते हैं। लोकसभा में योग्य व्यक्ति इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि आप जानते हो कि राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो इसका मतलब उनकी अपेक्षा क्या है, योग्य ही तो माने जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से ये होते थे और इनका कार्य क्या होता था मित्र, इनका कार्य यही होता था कि ये एक तरीके से क्या करते थे, ये एक तरीके से जितनी भी योजनाएं होती थी, जो भी योजनाएं आती थी उस पर विचार और विमर्श करते थे और विचार और विमर्श करने के बाद राजा को क्या देते थे, अपनी राय दिया करते थे और उन्हीं रायों के अकॉर्डिंग राजा नीति बनाती थी और जिसका क्रियान्वयन किया जाता था। और इसमें नीति बनाने में सभा और समिति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। लेकिन इनके अलावा भी एक संस्था और उस समय थी, उस संस्था का नाम क्या कहा जाता था, विद्वत। क्या कहा जाता था, विद्वत। उनका क्या नाम था, तीसरा क्या था मित्र, विद्वत। तो विद्वत को भी आप समझ लीजिएगा। ये जो विद्वत होती थी ना, ये उस समय सभा में बहुत ही अच्छे रूप में काम किया करती थी और ये होना भी चाहिए मित्र। तो जो विद्वत होती थी ना, इसमें जो होते थे, इसमें वृद्ध व्यक्ति और जो विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। जी हाँ, विद्वान व्यक्ति और वृद्ध दोनों में अंतर है। विद्वान व्यक्ति कम आयु में भी हो सकता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति यानी कि 60 वर्ष के बाद ही तो वृद्ध व्यक्ति के रूप में रखेंगे। लेकिन विद्वान तो कोई भी हो सकता है। विद्वान तो शंकराचार्य भी थे जो मैक्सिमम आयु पूरी नहीं कर पाए थे। राजा राम मोहन राय भी तो अपने आप में विद्वान थे, स्वामी विवेकानंद भी विद्वान थे, लेकिन इनकी आयु कम होती थी। तो ये जो विद्वत ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था मित्र,
इसमें जो एक तरीके से वृद्ध व्यक्ति और विद्वानों दोनों को शामिल किया जाता था। विद्वान का मतलब एक तरीके से उनके ज्ञान से लिया जाता है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति का जो संबंध होता है वो अनुभवों से जुड़ा होता है। इस प्रकार विद्वान और वृद्ध व्यक्ति के जब एक साथ में मिलते हैं ना, तो उसकी एक अलग से केमिस्ट्री बनती है और एक नया कुछ देखने को मिलता है। तो इस समय उनकी सोच इतनी अच्छी थी, ठीक है। और इनके ही राय पर सभा और समितियों में भी इनके राय लिए जाते थे और पूरा एक प्रस्ताव तैयार करके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है मित्र। तो ये एक तरीके से पार्ट हो गया कि उस समय कैसी व्यवस्था थी राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में। दूसरा चीज़ हम जानते हैं जो एक अलग टाइप का मित्र यहाँ पे बात होती है कि आखिर में देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे वैदिक काल के संदर्भ में वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था। जी हाँ, वहाँ के राजा के संदर्भ में तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मध्य वाला भाग हो गया, ये सपोज कर लेते हैं पूर्व वाला भाग हो गया, ये उत्तर वाला भाग हो गया और ये दक्षिण वाला भाग हो गया, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम देख लेते हैं। देखिए मित्र, जो एक तरीके से यहाँ पर जो इस तरीके थे, जो पश्चिम वाले भाग में थे, इनको सौराठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सौराठ कहा जाता था। तो पश्चिम वाले भाग को सौराठ कहा जाता था और यहाँ पे जो उत्तर वाले भाग में थे इनको विराट कहा जाता था और जो पूर्व वाले भाग में थे इनको सम्राट कहा जाता था और जो यहाँ पे दक्षिण वाले भाग में थे मित्र इनको भोज कहा जाता था और जो ये मध्य वाले भाग में होते थे इनको क्या कहा जाता था? इनको राजा कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। तो इस संदर्भ में आपके एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है कि आखिर में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में शासकों को किन किन नामों से जाना जाता है। क्लियर? तो ये आप थोड़ा सा याद करिएगा और इसकी जानकारी जो मिलती है आपको, मैंने स्रोत के संदर्भ में उपनिषद के बारे में चर्चा किया था, ब्राह्मण साहित्य के बारे में चर्चा किया था। तो एक ब्राह्मण साहित्य का नाम आपने सुना होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य। जी हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य का नाम आपने सुना होगा, जो ऋग्वेद का भाग है। जो किसका भाग है? ऋग्वेद का भाग है। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इन क्षेत्रों में इन लोगों को इन नामों से जाना जाता है। क्लियर? तो ये बातें हो गई किसके मित्र? राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में बात होगी। आइए हम सामाजिक स्थिति के संदर्भ में बात कर लेते हैं। सामाजिक संदर्भ की स्थिति के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं मित्र, तो वैदिक काल में सामाजिक स्थिति तो बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं इस सामाजिक स्थिति के बारे में, अगर आप बात कर लीजिए तो इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिल जाती है? दस मंडल से मिल जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा कर दिया। देखिए मित्र, मैं उसी चीज़ को चर्चा करना चाहता हूँ जो मैंने चर्चा नहीं किया। तो स्पेशली मेरे हर वीडियो में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो इसके पहले चर्चा नहीं किया गया है। तो आइए देख लेते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखते हैं सामाजिक स्थिति के संदर्भ में मित्र, तो दो कालखंडों में बांट कर देखेंगे। एक उत्तर वैदिक काल के कालखंडों में बांट के देखेंगे और एक ऋग वैदिक कालखंडों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को और वृद्धों को उतनी अच्छी स्थिति नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि अगर आप उत्तर वैदिक काल में जाकर देखोगे तो महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई थी। जी हाँ, लेकिन ऋग वैदिक काल में 8वें मंडल से ये जानकारी मिलती थी कि महिलाओं को भी शिक्षा लिए जाने के लिए प्रेरित किया जाता था, यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता था। ये बात किसकी है मित्र? ये बात है ऋग वैदिक काल की। तो देख लेना, ये तीन चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तीन चीज़ें में आपको क्या ध्यान रखना होगा? पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना होगा महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं के संदर्भ में यानी कि वैदिक काल में उच्च स्थिति थी, लेकिन ऋग वैदिक काल में स्थिति अच्छी नहीं थी। कारण ये था कि वहाँ पे देखेंगे ऋग वैदिक काल में तो शिक्षा के लिए प्रमोट किया जाता था, उनके उत्साह को बढ़ाया जाता था, प्रेरित किया जाता था और महिलाएं बढ़ चढ़कर शिक्षा ग्रहण करने में भागीदारी लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। दूसरा, आप समझिए कि वृद्धों की स्थिति मैंने बोला, वृद्धों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने बताया था कि राजनीतिक स्थिति में जो विद्वत था उसको उत्तर वैदिक काल में आगे चल के क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ये वृद्धों के संदर्भ में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मित्र, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी, जहाँ पे वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पर लोगों को अपने कर्म के आधार पर
उनको अलग अलग वर्णों में रखा जाता था। जी हाँ, उनको कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर उनको अलग अलग वर्णों में रखा जाता था। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो इस वर्ण को आनुवंशिकी रूप में तब्दील कर दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण कुल के लड़के ब्राह्मण कुल ही हो सकते हैं, अब क्षत्रिय वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ठीक है मित्र, और जो मतलब सबका अपना अपना जो काम है वो काम निर्धारित होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था मित्र कि बहुत लोगों के वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग रूपों से बातें कही गई। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो वर्ण व्यवस्था का संदर्भ यहाँ पहले आया था आर्य और अनार्य के संदर्भ में। आर्य जो बाहर से आए हुए थे वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, लेकिन अनार्य कौन थे? अनार्य का मतलब जो यहाँ के निवासी रहने थे वो अनार्य कहलाए। एक तरीके से वो अशुद्ध उनको माना जाता था, जिनको बाद में शुद्ध रूप में तब्दील कर दिया गया और बाद में जिनको दास भी बनाया गया, ऐसा कुछ लोगों का, इतिहासकारों का कहना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक बात ये आती है कि आखिर में वैदिक काल में जो व्यवस्था थी, क्या उसमें भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता था? तो मेरे अनुसार तो ये लगता है मित्र ऐसा नहीं था। आर्यों में जो 3 कैटेगरी होती है, जैसे अनार्य जो थे वो कौन थे? अनार्य जो थे वो शूद्र थे, अशुद्ध थे। तो अनार्य की तो स्थिति शूद्र ही हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जो आर्य वाली पोजीशन है जिसमें 3 वर्ग को हम ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं ब्राह्मण और दूसरा में क्षत्रिय और तीसरा में किसको ले लेता हूँ? वैश्य को ले लेता हूँ। तो वैदिक काल में इसमें तो चेंज होता रहा होगा, लेकिन शूद्रों में चेंज कभी नहीं देखने को मिला। कब से? 1500 BC से लेकर, और ये तब तक नहीं देखने को मिला जब तक विलियम बेंटिंक यहाँ पर आ नहीं गया था, और जब तक विलियम बेंटिंक ने एक तरीके से जो दास प्रथा थी उसको समाप्त नहीं किया था। ठीक है, तो इसका डिटेल में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ मित्र, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें जो है इसकी चर्चा आपको आधुनिक भारत में भी बहुत सुनने को मिलेगी। अगर ये चीज़ें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको आधुनिक भारत में, यानी जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ था, तो जिस समय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेकर सामने आया गया था। एक नारा भी आपने सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का भी नारा आपने सुना होगा। तो वेदों की लौटो की ओर का मतलब इसी ऋग वैदिक काल के संदर्भ में बात होती है और सनातन धर्म के संदर्भ में बात होती थी। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो था, ऋग वैदिक काल में जो था, वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। ये तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। क्लियर मित्र? तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब कि जो सामाजिक स्थिति थी वर्णों के लेकर, वो भी उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थी, ऐसा पता चलता था। और वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से पता चल जाता है कि मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से क्या नाम है वैश्य, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है मित्र, कैसी स्थिति के बारे में? सामाजिक स्थिति के बारे में पता चल गया होगा। एक बात और है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि विवाह का स्वरूप कैसा था। तो विवाह के स्वरूप की अगर बात कर लेते हैं मित्र, तो कुल मान के चलते हैं कि यहाँ भी विवाह का स्वरूप जो था वो तो 8 प्रकार के ही था। बट यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम जैसे विवाह या अंतरजातीय विवाह, ऐसे विवाह का नाम नहीं लिया गया था। अनुलोम और प्रतिलोम का विवाह जो था ये सबसे ज़्यादा गुप्त काल में देखने को मिला था। यहाँ पे अगर विवाह का स्वरूप बात कर लिया जाए मित्र, तो सामाजिक स्थिति में जो विवाह का स्वरूप था वो 8 प्रकार की होता था मित्र। ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार का विवाह होता था। और 8 प्रकार में जो 4 प्रकार की विवाह होती थी समाज उसको मान्यता देता था, लेकिन जो 4 प्रकार की विवाह होती थी उसको समाज मान्यता नहीं देता था। तो ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर में वो 4 विवाह कौन है जिस पर समाज अपनी मान्यता देता है, और 4 विवाह ऐसे कौन से हैं जिस पर अपनी समाज मान्यता नहीं देता। तो आइए देखते हैं। एक होता है मित्र जो होता है ब्रह्म विवाह यानी ब्राह्मण विवाह, दूसरा देख लेते हैं एक होता है देव विवाह, और तीसरा होता है प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह। एक विवाह और होता है, उसका विवाह का नाम क्या है? देव विवाह।
और प्रजापत्य विवाह होता है मित्र। थोड़ा सीधा देख लेते हैं, अभी याद आ जाएगा। 4 विवाह कौन मान्य नहीं दिए जाते हैं? 4 विवाह में एक गंधर्व विवाह को मान्य नहीं दिया जाता है, गंधर्व विवाह अमान्य घोषित है। इसके बाद पैशाच विवाह, जी हाँ पैशाच विवाह। जो अगला विवाह है मित्र वो आर्य विवाह है, ठीक है, आर्य विवाह। तो पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, और एक होता है असुर विवाह और एक होता है राक्षस विवाह। तो मित्र ये जो 4 विवाह हैं ये अमान्य है, यानी समाज द्वारा इनको मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन जो ये 4 विवाह हैं ये समाज द्वारा मान्यता इनको प्राप्त होता है, ये 4 विवाह को, और इन चारों विवाह को समाज द्वारा मान्यता नहीं होता था। तो आइए एक एक विवाह के संदर्भ में देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है, एक एक लाइन में इसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म विवाह वह विवाह होता था मित्र, ब्रह्म विवाह वह विवाह होता था। लाइट कट गई है मित्र, थोड़ा से आप इसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ लाइट कट गई है, थोड़ा अंधेरा है, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह का मतलब एक ये सामाजिक विवाह, ये एक तरीके से कैसा विवाह है, ये एक प्रकार का सामाजिक विवाह हुआ करता था। सामाजिक विवाह का मतलब कि इसमें समाज के द्वारा मान्यता दी जाती थी, इसमें माँ और बाप एक दूसरे से मिलते थे और लड़की और लड़के का रिश्ता तय करते थे, जो आज के समाज में प्रचलन में ज़्यादा देखने मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं, क्लियर। इसके बाद देव विवाह का मतलब क्या होता है? देव विवाह का मतलब ये होता था जो लड़का एक तरीके से वेदों का जानकार होता था, उसके अंदर ऋषि का गुण होता था, तो ऐसे लोगों को पकड़कर, मतलब ऐसे लोगों को पसंद करके भी विवाह कर दिया जाता था। इसमें किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं देखी जाती थी, इसमें एक तरीके से उस लड़के की योग्यता देखी जाती थी जिसका लड़की से विवाह कर दिया जाता था। इस प्रकार के विवाह को हम देव विवाह के रूप में जानते हैं। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? प्रजापत्य विवाह का मतलब एक तरीके से ये सबसे अच्छा विवाह है, आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये विवाह जो होता है ये दहेज प्रथा के उन्मूलन करता है। इस प्रकार के विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता, यानी कि जिस प्रकार में किसी प्रकार का लेन देन न हो, इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं, क्लियर। आर्य विवाह क्या होता है मित्र? आर्य विवाह का मतलब ये होता है कि जो लड़का वाला होता है वो लड़की वाले को एक जोड़ी बैल देता है, ठीक है। तो एक जोड़ी बैल देकर विवाह करना क्या कहलाता है? आर्य विवाह कहलाता है। तो इन चारों विवाह को मान्यता दी जाती थी, लेकिन जो 4 विवाह हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती थी। जैसे अगर आप देख लेते हैं मित्र गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह का प्रचलन इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सुनने को भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ब्रह्म विवाह से पहले ही गंधर्व विवाह आज के समय में हो भी जा रहा है, ठीक है, और तलाक भी हो जाता है। कितना लोगों के कानों खबर भी नहीं पता चलते हैं, क्या करेंगे। ये एक विचलन की स्थिति और संक्रमणकालीन का दौर भारत में चल ही रहा है, वैवाहिक रूप से, खास तौर से रूप में। तो आइए देखते हैं कि गंधर्व विवाह क्या है। गंधर्व विवाह का मतलब ये है कि गंधर्व विवाह का मतलब कि क्या नाम है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को देखकर पसंद करें और पसंद करके क्या करें, शादी करें, ठीक है। यानी कि पूरे तरीके से लड़का और लड़की का मनोमार्जन, संतुष्टि होना ही क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। दूसरा है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह अगर हम बात कर लें मित्र, तो पैशाच विवाह इन 8 विवाहों में सबसे निंदनीय विवाह होता है, सबसे निंदनीय विवाह होता है। यह विवाह क्या होता है? विश्वासघात, यानी कि विश्वासघात। इसमें ये चीज़ है कि जैसे कोई लड़का किसी लड़की के साथ विश्वासघात कर लेता है, तो उस लड़के को उस लड़की से विवाह करवाया जाता है, और ये अनिवार्य है, समाज द्वारा उस पर प्रेशर कर दिया जाता है। अगर वो किसी भी कारण अपने, कुछ बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं कि वासना से वशीभूत होकर बहुत लड़कियों के साथ गलत काम हो जाता है, ठीक है, और विश्वासघात उनके साथ किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में समाज के द्वारा उस पर दबाव डालकर उस लड़की के साथ विवाह करवाया जाता है। इस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह करते हैं। इसमें किसी भी तरीके से लड़की की संतुष्टि नहीं होती है, परंतु लड़की भी अपने सम्मान बचाने के लिए, अपनी लज्जा बचाने के लिए उसको बाद में समझौता करना ही पड़ता है। और लड़का भी अगर वासनाओं के वशीभूत में होकर गलत कदम उठा भी लिया तो उसको भी अपनी सज़ा मिलती है, ठीक है। तो आते हैं असुर विवाह, देखते हैं क्या होता है। तो असुर विवाह में क्या होता है? असुर विवाह में एक तरीके से माता पिता से, एक तरीके से असुर विवाह में माता पिता से पूछकर विवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये माता पिता से विवाह से पूछकर किया जाता है असुर विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह में एक तरीके से लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करके विवाह किया जाता है,
ठीक है, लेकिन पैशाच विवाह की तरह नहीं है, अपहरण करके विवाह किया जाता है। और जबकि पैशाच विवाह में क्या है, विश्वासघात के द्वारा, यानी कि लड़की को विश्वास में लेकर या धोखे से करना विवाह कहलाता है। और असुर विवाह में मतलब कि माता पिता से पूछकर एक तरीके से लड़की से शादी करना। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 8 प्रकार के विवाह हो गए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये 8 प्रकार के विवाह आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, ये आपसे पूछा जाता है, कभी वन लाइनियर में इसकी परिभाषा दे देगा और आपसे पूछ देगा ये किस टाइप का विवाह है। एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन विवाह ऐसा है कि जिसको मान्य ठहराया गया है और कौन सा विवाह ऐसा है जिसको अमान्य ठहराया गया था। तो इस प्रकार के वैदिक काल में इस 8 प्रकार के विवाह की भी चर्चा होती है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ज़्यादातर चर्चा गुप्त कालीन में होती है, जरा वो भी समझ लेते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का मतलब ये होता है मित्र, अनुलोम विवाह का मतलब ये होता है कि जब एक उच्च कुल का लड़का एक निम्न कुल के लड़के से शादी करे तो इसे हम अनुलोम विवाह करते हैं। और प्रतिलोम का मतलब जब उच्च कुल की लड़की जब एक निम्न कुल लड़की से शादी करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और अंतर जाति का मतलब अपने जाति से छोड़कर दूसरे जाति में विवाह करना अंतर जाति विवाह कहलाता है। क्लियर। और अंतर विवाह मतलब एक अपने ही जाति में विवाह करना ही क्या कहलाता है, अंतर विवाह कहलाता है। तो ये एक विवाहों का आपके सामने स्वरूप हो गया मित्र। तो अभी तक आपने देखा क्या, अभी तक आपने ये देखा था कि आर्य कहाँ से आए हुए थे और इनका भौगोलिक विस्तार भारत में कहाँ था और इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी और इनकी आपने सामाजिक स्थिति के बारे में भी देखा। अब आइए अगला हम देख लेते हैं मित्र कि इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में क्या क्या चीज़ें। तो देखिए मित्र, ये धार्मिक स्थिति के भी संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये मैंने इतने पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों पे थोड़ा सा ससरी निगाह से चर्चा कर ली जाए। क्यों? क्योंकि ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के संदर्भ में। ठीक है। और जब आप धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ोगे तो यहाँ जब कॉन्सेप्ट यही, जब ये कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो चीज़ें वहाँ पर आसानी से समझ में आएगी। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि धार्मिक स्थिति के संदर्भ में क्या है। देखिए मित्र, धार्मिक के संदर्भ की स्थिति पे जो यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा वो संस्कार कितने हुआ करते थे, यज्ञ कितने टाइप के हुआ करते थे, ऋण क्या हुआ करती थी और पुरुषार्थ क्या हुआ करता था और आश्रम व्यवस्था क्या हुआ करती थी। तो इतने पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आखिर में जो वैदिक काल में संस्कार थे वो कितने टाइप के संस्कार हुआ करते थे। तो वैदिक कालीन व्यवस्था में अगर आप देखेंगे कुल संस्कारों की संख्या 16 है। कितने हैं मित्र? 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार है। और आज भी ये संस्कार हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा विद्यमान है और ये आज भी देखे जाते हैं, आज भी देखे जाते हैं। ठीक है। तो ये संस्कार के तहत जीवन को जीना चाहिए, इसकी प्रेरणा आज से कई हजार वर्ष पूर्व दे दी गई थी। तो आइए 16 संस्कारों के संदर्भ में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि आखिर में पुष्पन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर इसको चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्र, ये संस्कार है क्या? गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार क्या होता है? गर्भाधान संस्कार का मतलब ये होता है जब स्त्री और पुरुष पहली बार एक दूसरे के संपर्क में आकर कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं या क्रॉस की प्रक्रिया करते हैं तो वह एक तरीके से क्या कहलाता है? गर्भाधान संस्कार। और दूसरा क्या है मित्र? पुष्पवन संस्कार। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। पुष्पवन संस्कार क्या होता है? पुष्पवन संस्कार क्या होता है? पुष्पवन संस्कार का मतलब एक ऐसा संस्कार होता है जहाँ पर स्त्री जो गर्भधारण की रहती है उसकी सुरक्षा के संदर्भ में बात की जाती है। जी हाँ, सुरक्षा के संदर्भ, यानी निषेचन के पश्चात गर्भधारण हो जाता है। अब वो गर्भधारण बना रहे इसके लिए संस्कार किया जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति की कल्पना की जाती थी। ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पुत्रियों को महत्व नहीं दिया गया। किसको ज़्यादा महत्व दिया गया? पुत्र को महत्व दिया गया है। ठीक है। ये एक थोड़ा सा दोष देखने को मिलता है मित्र, अब वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है। तो ये पुष्पन संस्कार के संदर्भ में क्या देखने को मिलता है? पुष्पन संस्कार में गर्भधारण की सुरक्षा और पुत्र की प्राप्ति, दो चीज़ें की बातें यहाँ पे की जाती हैं। इसके बाद आते हैं सीमांतोन्नयन पुरस्कार। सीमांतोन्नयन का मतलब ये होता है मित्र, जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो उसके मानसिक वृद्धि के लिए
संस्कार किया जाता है, ताकि उसकी मानसिक वृद्धि अच्छे तरीके से हो, उसके लिए संस्कार किया जाता है। ठीक है मित्र, आप ये क्या पढ़ रहे हो मित्र? क्या पढ़ रहे हो? संस्कार पढ़ रहे हो। और संस्कार मुझे क्या सिखाता है? अनुशासन सिखाता है। पहले के लोग भी बहुत बुद्धिजीवी थे। धर्म के माध्यम से आपको अनुशासन सिखाया जाता था। जरा सोचिए, हजारों वर्ष पूर्व इंसान अपने मृत्यु तक दवा नहीं लेता था, और आज देखो पल पल पर दवा लेकर चल रहा है। बिना दवा की ही जिंदगी जैसे लगती है कि अधूरी हो गई है। ये संस्कार आपको अनुशासन में बांध रहे हैं। जिस तरीके से आज के समय में ये कहा जाता है कि ऐसे ऐसे स्थिति में बच्चे के गर्भधारण के समय ऐसे ऐसे स्थिति को माँ को अपने आप को बनाए रखना चाहिए और परिवार को कोऑपरेट करना चाहिए। ये स्थिति बहुत पहले कही गई है, और जैसे जैसे हम अपने संस्कार खोते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे दवाओं पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। तो जरा इस पर आप विचार करिएगा। ठीक है मित्र, आइए। तो सीमांतोन्नयन संस्कार में अब वही गर्भधारण, यानी बच्चा अपने माँ के गर्भ में, ये तभी ये सब सारे बात हो रही है। सीमांतोन्नयन का मतलब, जैसे कि मैंने अभी कहा, क्या कहा मैंने, कि बच्चे के मानसिकता की वृद्धि के संदर्भ में यहाँ बातें कही जा रही हैं। जात क्रम संस्कार क्या होता है मित्र? जात क्रम संस्कार का मतलब एक ऐसा संस्कार होता है कि बच्चा एक तरीके से अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आया हो, और उसको बाहर, यानी कि बाहर निकालने के लिए एक तरीके से लोगों से थोड़ा से संपर्क कराने के लिए, हालांकि वो अभी अबोध है पूरी तरीके से, ये या तो मामा कर सकता है या पिता कर सकता है। ठीक है, माँ तो मान लीजिए अपनी अभी थोड़ा से बिस्तर पे है, तो ऐसे स्थिति में माँ, पिता या मामा बाहर लेकर आते हैं बच्चे को। ठीक है, नामकरण अगला क्या होता है? नामकरण संस्कार होता है। जैसा कि आप जानते हो कि बच्चे का नामकरण दिया जाता है। नामकरण किसके आधार पर दिया जाता है? उसकी कुंडली को देखकर उसका नामकरण पड़ता है। इसके अलावा निष्कर्मण क्या होता है मित्र? अगला क्या होता है? निष्कर्मण होता है। निष्कर्मण का मतलब एक तरीके से बच्चे के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब बच्चा घर से थोड़ा बाहर निकले, कमरे से या बाहर निकले, तो इसको हम कहते हैं निष्कर्मण संस्कार। घर को त्यागे नहीं, घर को त्यागे नहीं, प्लेस अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्कर्मण कहते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से निकला, पिता ने उठाया तो सबसे परिचित करवाया। ठीक है, और परिचित करवा के फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गया, तो उसको क्या कह दिया? आपने निष्कर्मण कह दिया। निष्कर्मण के साथ साथ क्या होता है? अब धीरे धीरे उसको क्या करवाया जाता है? अन्न, यानी दूध से धीरे धीरे क्या है? अन्न तक खिलाने के लिए, यानी कि कब तक दूध का सेवन करवाना चाहिए और किस अवस्था में अन्न करवाना चाहिए। ऐसा आज भी हो रहा है कि कब बच्चों को भोजन खिलाना चाहिए। तो अन्न ग्रहण करने के लिए भी संस्कार होता है। फिर उसके बाद मुंडन कराया जाता है। मुंडन, मनौती आप मानते हो ना? मनौती तो मानते ही होंगे। वो मुंडन करने का भी संस्कार है। क्लियर? इसके अलावा कर्ण छेदन, कान भी छेदे जाते हैं, ये भी एक प्रथा थी, और इसके भी एक साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, उस पर विचार करिएगा। इसके बाद है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ का मतलब अब वो विद्या ग्रहण करने के लिए अपने घर से बाहर निकला, अब उसे हम क्या कहते हैं? विद्या आरंभ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यानी कि विद्या ग्रहण करना, अब यानी कि वो विद्या क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसको कहते हैं विद्या आरंभ। लाइट आ गई है मित्र। तो विद्या आरंभ के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की जाती है। लेकिन विद्या आरंभ आप घर पे जब करवाओगे तो विद्या आरंभ के संदर्भ में बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्या है? उपनयन संस्कार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है मित्र, अब बच्चा जो है, पहले माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाएं अपने घर में, छोटी अवस्था में 3-4 साल में उसको जो भी सिखाएं। लेकिन उपनयन संस्कार का मतलब अब स्कूल में प्रवेश करवाना। स्कूल में प्रवेश करवाने के लिए अब बच्चे को घर से बाहर निकाल देना एक तरीके से क्या हो गया? उपनयन संस्कार। अब पहले उपनयन संस्कार का मतलब वो बच्चे अपने गुरु के पास जाते थे, और जब जाते थे तो 25 वर्ष के पहले नहीं आते थे। जी हाँ, उपनयन संस्कार मतलब कि अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार कहलाता है। क्लियर? उपनयन संस्कार कहलाता है।
फिर उपनयन संस्कार जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मित्र, 25 साल जैसे ही अवस्था पूरी हो जाती है, वैसे ही वेद का आरंभ, यानी कि अब वो खुद इतना अपने आप के योग बना ले कि उसको वेद का पूरा क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। यानी कि वेद का ज्ञान होने मतलब कि चारों वेदों की जानकारी भी अच्छी तरीके से हो जाए, जो 10,462 सूक्तियाँ उसके भी बारे में जानकारी हो जाए, ऋचाएँ, ठीक है, और 1028 जो सूक्तियाँ उसके भी बारे में जानकारी हो जाए, और जो 10 मंडल हैं उसके बारे में भी जानकारी हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब वेद का ज्ञान हो गया। इसके बाद आता है मित्र समावर्तन। समावर्तन भी पूछा गया है। समावर्तन किसे कहा जाता है? समावर्तन संस्कार क्या होता है? एक सीमांतोन्नयन था और एक समावर्तन था। सीमांतोन्नयन मैंने बता दिया था कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहेगा तभी उसके मानसिक वृद्धि के बारे में संस्कार किया जाना, कि उसकी मानसिक में क्या हो, वृद्धि हो। और यहाँ पे क्या कहोगे? यहाँ पे आप क्या कहोगे? समावर्तन का मतलब अब बच्चा गुरुकुल में 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करके अब घर की तरह आएगा, और जब घर की तरह आएगा तो कौन सा आश्रम ग्रहण करेगा? अब गृहस्थ वाली बात होगी। अब वो आएगा यानी कि एक तरीके से जंगल से होकर अब वो अपने घर में आएगा, अब वो विवाह करेगा, और जैसे ही विवाह के बंधन में बंधेगा तो दाम्पत्य जीवन आ जाएगा, और दाम्पत्य जीवन से जैसे ही बच्चे की उत्पत्ति होगी तो वो गृहस्थ में आ जाएगा। ठीक है, चारों आश्रम में सबसे बड़ा टप आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम अपने आप में। तो ये है, जब बंधन में आ जाएगा तो ये होगा विवाह, और विवाह से बच्चे की उत्पत्ति होगी तो ये क्या हो गया? गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है मित्र? वानप्रस्थ। अभी आश्रम में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। वानप्रस्थ मतलब क्या होता है? वानप्रस्थ मतलब कि उसने जो अपना जीवन 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में बिता दिया, अब फिर 25 वर्ष वो गृहस्थ में बिताएगा। गृहस्थ का मतलब वो सारे कर्मकांडिता वो करेगा। सारे कर्मकांडिता का मतलब वो गृहस्थ या आश्रम में रहकर देवऋण को चिकाएगा, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर पंच महायज्ञ करेगा। ठीक है, और गृहस्थ या आश्रम में रहकर वो पुरुषार्थ को भी प्राप्त करेगा। 25 से 50 साल तक, जी हाँ, 25 से 50 साल तक ये सारी क्रियाओं का वो संपादन करता था, और फिर 50 साल होने के बाद वो जंगलों में चल जाता था, और जंगल में जाकर वो अपनी कुटिया बनाया करता था, ताकि जो अन्य बच्चे हों अब वो एक गुरु के रूप में कार्य करें। ये एक सोपानिक कर्म हुआ करता था, तो उसे वानप्रस्थ कहा जाता था। और ये प्रक्रिया बताई जाती थी कि 75 साल चलती थी, और 75 साल बाद 25 वर्ष का जो अगला जीवन आता है वो सन्यासी जीवन आता है। और सन्यासी जीवन एक ऐसा जीवन होता था जिसका कोई अस्थायी निवास नहीं होता था, आज यहाँ तो कल वहाँ, और लोगों को घूम घूम कर शिक्षा ग्रहण देना। जहाँ भी रुकता था वहाँ पूरे समाज में एक शुद्ध वातावरण क्रिएट करता था सन्यासी। लेकिन भौतिकतावादी के जीवन में सन्यासी की तो परिभाषा ही बदल दी। आइए लास्ट में क्या होता है मित्र? अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि संस्कार का मतलब ये हो जाता था कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो दाह संस्कार की अंतिम अवस्था ही अंत्योष्टि संस्कार कहलाती थी। तो ये कुल मिलाकर 16 संस्कार हो गए। कुल मिलाकर कितने संस्कार हो गए मित्र? 16 संस्कार हो गए। क्लियर? कुल मिलाकर कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार हो गए। तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब हम आते हैं, देखते हैं कि अगला क्या है? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में भी हम थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं मित्र कि आश्रम व्यवस्था होता क्या है। आश्रम व्यवस्था होता क्या है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखिए, आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था होती है। और आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब एक पड़ाव होता है, एक विश्राम होता है। यानी कि जीवन को 4 कालखंडों में बांट दिया जाता है, और उन 4 कालखंडों में क्या होता है? कर्म का परिवर्तन के लिए विश्राम की अवस्था कहलाती थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था ये नहीं है कि अकर्मी बन जाना। आश्रम व्यवस्था का मतलब एक समय के बाद एक दूसरा दायित्व निभाना, ये आश्रम होता था। और 4 प्रकार के आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम,
और सन्यासी, गृहस्थ वाला अभी मैंने बताया। तो ये 4 आश्रम होते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, और एक होता है गृहस्थ आश्रम, और एक होता है वानप्रस्थ आश्रम, और एक होता है मित्र सन्यासी आश्रम। और इनको बताया गया है कि 25-25 साल के कालखंडों में बांट दिया जाता है। 25-25 साल सन्यासी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल गृहस्थ और 25 साल ब्रह्मचर्य। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में देखिए कि जीवन इतना दूषित हो चुका है वातावरण कि व्यक्ति एक ही ब्रह्मचर्य में चारों जीवन जी लेता है। जी तो जरूर लेता है, लेकिन परिणाम 0 निकलता है। भविष्य के लिए भी, प्रेजेंट टाइम के लिए भी और भूत के लिए भी। आप कहेंगे कि भूत के लिए कैसे? अरे भाई, भूत के लिए इतने बुद्धिजीवियों ने आपके लिए इतना बड़ा योगदान दिया, त्याग किया, समर्पण किया, तो उनकी आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचेगा? तो भूत के लिए भी होगा। और वर्तमान आप अपने आप को तो क्षति दे ही रहे हो, उसका भी मूल्यांकन करना। अब भविष्य का मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना मित्र। ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। अब आते हैं गृहस्थ आश्रम। देखिए यहाँ पे बात की गई पुरुषार्थ, तो इसको भी हल्का से देख लेते हैं मित्र। देखिए जैसे कि पुरुषार्थ के संदर्भ में अगर आप बात कर लेते हैं, पुरुषार्थ अपने आप में होता क्या है? पुरुषार्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छी बातें हैं मित्र, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। एक दिन जीवन के अंतिम क्षणों में इसी पर विचार करना होता है। इससे अच्छा है कि पहले विचार कर लो। तो पुरुषार्थ में जो बातें आती हैं, पुरुषार्थ के लिए 4 चीज़ें होती हैं। और 4 चीज़ों के संदर्भ में मैंने अपने मोटिवेशनल वाले क्लासेस में जाओगे तो इस पर मैंने डिटेल से चर्चा किया है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे भी मैं कर दे रहा हूँ। पुरुषार्थ के लिए जरूरी क्या होता है मित्र? पुरुषार्थ के लिए जरूरी होता है कि अर्थ हो, काम हो, धर्म हो और मोक्ष हो। अब मोक्ष के लिए आपको 3 चीजें बताई गई है मित्र। एक भक्ति आपको बताई गई है, एक आपको ज्ञान बताया गया है और एक आपको कर्म बताया गया है। मोक्ष होता क्या है? मोक्ष के संदर्भ में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग सिद्धांत को बताया है। जहाँ जैन धर्म में मोक्ष को केवल बताया गया, जहाँ बौद्ध धर्म में मोक्ष को एक तरीके से महापरिनिर्वाण बताया गया है। तो लोगों ने मोक्ष को अलग अलग संदर्भों में बताया। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मैं अब तक मोक्ष के बारे में समझा हूँ, तो मोक्ष का मतलब मेरा एक ही चीज़ है कि ऐसा कर्म करो कि सदा बाहर की तरह आप अपने निगाहों में ऊंचे बने रहो, सदा बाहर की तरह। जरा सोचो, आप कभी एक अच्छा काम करके देखो, उस दिन आपको लगता है कि हमने कितना बढ़िया काम किया। और जरा सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो अपने जीवन में एक अच्छी सोच के साथ चलता हो। वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। किसी को थोड़ा से अगर आप मुद्रा में देख लेते हो, उदास में देख लेते हो, तो उसका मतलब ये मत समझो कि उसको तनाव है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो तनावों को दूर करने के लिए एक सर्च कर रहा हो। वो तनाव नहीं कहलाता है। वो तनाव की भी स्थिति में अपने आप को इंटरनल रूप से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। और ये चीज़ें आप किसी की शक्ल को देख कर पहचान नहीं कर सकते हो, जब तक आप उसकी भावनाओं को या उसकी भावनाओं में गोता नहीं लगा पाओगे। किसी को अच्छे तरीके से जानना, उसके भावनाओं में गोता लगाना ही होगा, या खुद उतने स्तर तक से होकर गुजरना होगा। ठीक है मित्र, तो ये 4 चीजें होनी चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए। आप जानते हो कि 4 युग थे, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों को चरण में बांटा गया है। अगर आप रामायण और महाकाव्य और गीता में विश्वास रखते हैं तो इसमें भी विश्वास रखना होगा, जो मैं बता रहा हूं। ये 4 युग बांटे गए थे और ध्यान में रखिए कि ये चारों में संतुलन ही होना अपने आप में पुरुषार्थ है। आप ऐसा कर्म करो जिसमें आप पैसा भी अर्जन करो। जी हाँ, पैसा बेसिक चीज है इन तीनों को चलाने के लिए, लेकिन पैसा इतना होना चाहिए कि खुद चल सके और दूसरों को चला सके। यह था पैसे का मतलब। तो मित्र, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अर्थ भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो ये चीजें भी नहीं प्राप्त कर सकते हो आप, लेकिन इतना जितना कि दूसरे का शोषण न करना पड़े और खुद को उतना काबिल बनाना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे हम सतयुग से कलयुग की तरफ आते जा रहे हैं मित्र, तो यहां पे 2 चीज का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और 2 चीज का प्रभाव घटता चला जा रहा था। लेकिन सतयुग में क्या था? पूरी संतुलन अवस्था में था। वो 2 चीज क्या है? अर्थ और काम। आज पूरी दुनिया इसी 2 चीज के पीछे पागल है। पूरी दुनिया पैसा कमाना, अय्याशी करना, पैसा कमाना, अय्याशी करना। मैक्सिमम लोग की मैं बात कर रहा हूं। अगर धर्म की बात हो तो आप मुझे बताइए कि समाज में कितना ज्यादा आपको धर्म देखने को मिलता है। आखिर में धर्म क्या है? एक न्याय तो ही है। धर्म क्यों बनाया गया है? यह न्याय का आधार है। धर्म न्याय दिलाने का आधार है। अगर न्याय नहीं है तो धर्म नहीं है, तो फिर है क्या? अर्थ और काम, और क्या है? तो अगर धर्म नहीं है तो मोक्ष की कामना कहां से कर पाओगे? कहां से कर पाओगे मोक्ष की कामना? लेकिन इसके बिना जीवन भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश आप नहीं हो, समाज नहीं है या और कोई नहीं है। सबसे बड़ा न्यायाधीश तो कोई और है, और जो है वो रहस्य में है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको पुरुषार्थ को प्राप्त करना है तो इन स्तरों से होकर गुजरना होगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं मित्र, यज्ञ क्या होता है। देखिए, यज्ञ के संदर्भ में भी आप जानते हैं कि कुल वैदिक कालीन में 5 यज्ञ बताए गए थे मित्र। तो बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 5 यज्ञ बताए गए थे, और ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं बताइए। एक होता है ब्रह्म यज्ञ, और एक होता है पुरुष यज्ञ, देव यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? पितृ यज्ञ लिख दे रहा हूं। तो ये एक होता है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, और एक होता है पितृ यज्ञ, और एक होता है पुरुष यज्ञ, और एक ब्रह्मपुत्र, और एक होता है मित्र भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ का मतलब आपको वेदों की जानकारी होनी चाहिए। वेदों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो आपको अपने संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, और उस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना आपका दायित्व है। यह भी इसी के यज्ञ को हम कहते हैं, कौन सा यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। जन्म लिए हो, शिक्षा ग्रहण किए हो, तो उस पर अमल करो और लोगों को अमल करवाओ। ठीक। दूसरा क्या है मित्र? देव यज्ञ। दूसरा क्या है? देव यज्ञ। देव यज्ञ के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो देव यज्ञ से आप क्या समझते हो? देव यज्ञ अपने आप में एक तरीके से देवताओं को प्रसन्न करना। देवताओं को प्रसन्न यहां मतलब क्या है? देवताओं का प्रसन्न का मतलब यहां पर एक तरीके से
जो भी एक रहस्य के रूप में बने हुए हैं वो सब देता है। जिसे हम आकाश देवता की बात कर लेते हैं, अंतरिक्ष देवता की बात कर लेते हैं, पृथ्वी देवता की बात कर लेते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भी आप यज्ञ करो। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे कोई साइंस जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन नज़र आएगा अगर आप थोड़ा से और इस पर विचार करोगे तो देव यज्ञ भी करना आपके लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये सब पृथ्वी को संतुलित बनाए हुए में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगला आता है मित्र पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब क्या हुआ? पितृयज्ञ का मतलब ये हुआ कि आपके पिता ने या किसी के पिता ने का कोई ना कोई सपना होता है, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, और आप अगर अपने आप को एक अच्छा पुत्र के रूप में साबित करना हो तो आपको अपने पिता के से जो आप उम्मीद करके आपको उत्पन्न किए हुए हैं उनकी इच्छाओं को भी आपको जीवित रखना होगा। एक अच्छा काम करना होगा, एक बढ़िया काम करना होगा, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह कहलाता है पितृयज्ञ। और एक पुरुष यज्ञ का मतलब होता है मित्र अतिथि यज्ञ। जी हाँ, अतिथि यज्ञ। और अतिथि के रूप में हमारा देश सदियों से महान है और आज भी है, आज भी है। अतिथि का मतलब ये है कि जो भी इंसान अगर आपके दर पे आए वो आपके लिए अतिथि ही है, और उसका सत्कार करना आपका परम धर्म है। परम धर्म है, धर्म नहीं, परम धर्म है। और हिंदुस्तान में इसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है, और आज भी हम न जाने कितनी बार दुश्मनों को जानते हुए भी उनको अतिथि के रूप में स्वीकार करके उनकी मदद की, और न जाने कितने बार गुलाम बने। फिर भी हमने अपने संस्कृति को छोड़ा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि संतुलन कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। पश्चिमीकरण के देशों ने अब जाकर मानवाधिकार को लाया। हमारे देश ने न जाने कितने सनातन धर्म पहले, न जाने कितने वर्ष पहले ही इसकी नींव तैयार कर दी थी। तो जरा इस पर अमल करिएगा। अगला क्या है? भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब ये होता है कि जो हमारे पिछले जन्म में जो भी एक तरीके से दूषित कर्म के बाद, दूषित कर्म के दौरान जो पूर्वज की आत्माएं भटक रही हों, उनको भी एक तरीके से शांति करने के लिए एक भूत यज्ञ किया जाना आवश्यक है। भूत और प्रेत का नाम तो सुने होंगे, भटकती हुई आत्माओं की शांति के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है भूत यज्ञ। अगला क्या है मित्र? ऋण। ऋण भी 3 प्रकार के ऋण आप याद कर लेना: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण पितृ यज्ञ से मैंने समझा दिया, देव ऋण देव यज्ञ से समझा दिया। ऋषि ऋण का मतलब क्या है? मित्र, ऋषि ऋण का मतलब ये है कि जो आपके गुरुजन लोग हैं, या जो जिनके द्वारा हम चीज़ों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, और जो मुझे पशु से इंसान बनाने के लिए त्याग और समर्पण करते हैं, उनके प्रति भी आस्था एवं विश्वास बनाए रखना और उनके विचारों को निरंतर एवं सतत रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरण करना ही ऋषि ऋण कहलाता है। ठीक है मित्र, तो ये आपको बात समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं, देखते हैं कि आखिर में वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या था। थोड़ा से मुश्किल से 10 मिनट पे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में अंतर क्या था। तो आप ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई। वैदिक काल में महिलाओं की एक अच्छी स्थिति हुआ करती थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई, जैसा कि मैंने पहले कहा था। इसके बाद वृद्धों को सम्मान वैदिक काल में अच्छा मिलता था, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कम मिला।
इसके अलावा वैदिक काल में आर्यों का साम्राज्य का जो विस्तार था वो भारत के कम क्षेत्रों में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार तेजी से बढ़ गया, जैसा कि मैंने ये चर्चा कर दिया। और ध्यान रखना, वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर थे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में। और ये भी आप ध्यान रखना, जो चारों वेदों में जो अथर्ववेद है उसकी रचना जो हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। तो देखिए, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में यदि हम अंतर करते हैं तो कई प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जबकि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल का जो जीवन था वो जीवन कृषि एवं पशुपालक का जीवन था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन था वह उद्योग पर आधारित जीवन था। यहाँ पर यज्ञ करने की पूजा थी, जबकि यहाँ पे मूर्ति की पूजा हुआ करती थी, यज्ञ कर्मकांडिता हुआ करती थी। वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ पे व्यवस्थाएं एक तरीके से हम देखें पुरोहित वर्ग वगैरह होते थे, जबकि यहाँ पर इस तरीके का कोई शासन को लेकर वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं बताई गई है। अगर कुल मिला जुला कर हम देखें, अच्छा एक चीज यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि वैदिक काल की जो प्रिय पशु हुआ करती थी वो गाय हुआ करती थी, और वैदिक काल में हाथी और बाघ नहीं मिले, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी और बाघ मिले हैं। तो ऐसे ढेर सारी विशेषताएं हैं जिसके संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये कुछ बेसिक अंतर थे जो मैं आपके सामने चर्चा किया। ठीक है मित्र, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज मैंने वैदिक काल में चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा। पहला चैप्टर मैंने ये देखा, यानी कि पहला पार्ट जो मैंने देखा वैदिक काल के अंतर्गत एवं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कि आर्य आए कहाँ से थे, इनका भौगोलिक विस्तार क्या था, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, इनके अंदर संस्कार किस प्रकार के थे, इनके विवाहों का स्वरूप कैसा था, इनमें पुरुषार्थ की भावना कैसी थी, इनमें यज्ञ की भावना कैसी थी, इनमें ऋण की कैसी परंपरा थी। और इसके अलावा मैंने देखा कि वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में मूल अंतर क्या थे और वैदिक कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता काल में अंतर क्या थे। तो मित्र, इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।